अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अफरीन अकबर हेयर, होप यू ऑल आर फाइन। और कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर 38 लंग्स के जो है मुख्तलिफ वॉल्यूम्स को हमने देखा था, और उसके बाद काफ़ी सारे प्रेशर्स भी उसमें हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, अब जो है आज हम उसमें देखेंगे कि कंप्लाइंस ऑफ लंग, जो हालांकि हम कल इसको डिस्कस कर चुके थे, आज इसको दोबारा से हम एक दफ़ा फिर इसको रिकॉल करेंगे। अच्छा, कंप्लाइंस ऑफ लंग जो है उसको मैं दोबारा से शेयर करूंगी ताकि आगे आपको मजीद वो समझ में आए, और ये आगे ही उसकी कंटिन्यूशन भी है। अच्छा, कंप्लाइंस में हम क्या देखते हैं, टू एक्सटेंड विच द लंग विल फॉर ईच यूनिट चेंज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर इज कॉल्ड लंग कंप्लाइंस। होता क्या है कि अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज आता है, ठीक है, ईच यूनिट, एक यूनिट में भी चेंज आता है, एक अगर वन यूनिट भी चेंज आता है तो लंग वॉल्यूम जो है ना उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज कंप्लाइंस। अच्छा, चेंज इन द लंग वॉल्यूम फॉर अ यूनिट चेंज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंट्राप्लूरल प्रेशर में चेंज आया लंग वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो टोटल कंप्लाइंस होती है ना बोथ लंग्स की टुगेदर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, वो 200 ml होती है ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। हम इसको हमेशा कंपेयर करते हैं इसके पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर से। So every time the intrapleural pressure changes 1 centimeter of water, the lung volume will expand 200 ml, ठीक है। अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर में 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का जो डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, तो लंग वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर देगा 200 ml तक। इस डायग्राम में हम देखेंगे, हमें लंग वॉल्यूम नजर आ रहा है, चेंजेस इन लीटर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको। वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम देखें प्लूरल प्रेशर्स लिखे हुए -4, -5 एंड -6 की तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जो कर्व है इसे हम बेसिकली कहते हैं कंप्लायंस डायग्राम या कंप्लायंस डायग्राम ऑफ लंग, और हिस्टेरिसिस भी कहा जाता है इसको। अच्छा, ये जो दो कर्व्स है ना, इन दोनों कर्व्स को हम क्या कहते हैं, ये इंस्पायरेटरी कर्व है, इंस्पायरेशन का कर्व है, कंप्लायंस कर्व है, और ये एक्सपायरेशन का कंप्लायंस कर्व है। अच्छा, इनमें हम देखेंगे जो प्लूरल प्रेशर है जैसे 4 पर हमें नजर आ रहा है, ठीक है, प्लूरल प्रेशर -4 है, ठीक है। और ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में हम देखेंगे कि इंस्पायरेटरी कर्व जो है अगर -4 तक है बिल्कुल नॉर्मल है। ये जब सब्जेक्ट इंस्पायर कर रहा है तो कितना जो है वो वॉल्यूम ऑफ लंग ले रहा है, वो 0.5 लीटर, मतलब 5। एक्सपायरेशन में भी अगर हम देखेंगे, अच्छा मैं इस डायग्राम को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वाई एक्सिस में हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर वाई एक्सिस में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है लंग वॉल्यूम चेंज हो रहा है लीटर्स। उसके बाद हम प्लूरल प्रेशर को देख रहे हैं -4, -5 एंड -6 तक। हम एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में देखेंगे, ये इंस्पायरेशन का कंप्लायंस कर्व है और ये एक्सपायरेशन का कंप्लायंस कर्व है जो ऊपर की तरफ है। अगर इंफ्राप्लूरल प्रेशर जो है हम देखेंगे, इस सब्जेक्ट का नॉर्मल है, -4 तक आ रहा है ये। अगर ये सब्जेक्ट इंस्पायर कर रहा है तो एक इंस्पिरेशन के अंदर व्हेन प्लूरल प्रेशर इज -4 तो वो 0.5 लीटर जो है वो एयर इनहेल करेगा। सिमिलरली नॉर्मल सब्जेक्ट है बिल्कुल ही, और ये नॉर्मल सब्जेक्ट जो हेल्दी इंडिविजुअल है सिमिलरली एक्सपायर भी करेगा, तो विद इन एन फ्यू 2 और 3 नेक्स्ट सेकेंड्स ये इतना ही अमाउंट ऑफ एयर जो वो एक्सपायर भी करेगा, विच इज 0.5, ठीक है। सो इस डायग्राम को जो है हम हिस्टेरिसिस भी कह रहे हैं, एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन जो है वो कंप्लायंस कर्व भी कहा जाता है। अगर तो यहाँ पे प्लूरल प्रेशर में चेंज आएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम में जो है वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया ये बात। हम नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अच्छा, ये जो हम डिस्कस करेंगे अभी डिटरमिनेंट्स जो हैं कंप्लायंस के, जो हम कंप्लायंस की बार बार बात करेंगे कि कंप्लायंस किस तरह से होती है, कंप्लायंस क्या चीज़ है। कंप्लायंस बेसिकली इसमें दो मेन डिटरमिनेंट्स हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं जो उसको लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 इलास्टिक फोर्सेज है लंग्स की और चेस्ट वॉल की। ये जो लंग अंदर बना हुआ है ना, बेसिकली हम बात तो करते हैं कि ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद अल्वुला है, अल्वुलर डक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो लंग का जो टिश्यू बना हुआ है वो इलास्टिक टिश्यू बना हुआ है बेसिकली।
हम इंस्पिरेशन को और एक्सपिरेशन को रिकॉल करें तो इंस्पिरेशन में जो मसल्स यूज हो रहे थे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो कौन कौन से हो रहे थे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थे, ठीक है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड भी था, उसके बाद जो है हमने देखा कि इसमें डायफ्राम भी इन्वॉल्व था, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन यही इलास्टिक फोर्सेस हैं, यही इलास्टिक जो कंपोनेंट्स हैं लंग के, ये काम कर रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग क्वाइट एक्सपिरेशन। तो ये लंग का जो रिकॉइल सिस्टम है ना अपना, जिसकी ये लंग खुद बना हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं इसका इलास्टिन, एक इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है, ये बेसिकली सब वो काम कर रहा है। लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं ना, उस वक्त इंट्राकॉस्टल मसल्स और जो है वो एब्डोमिनल रेक्टस मसल काम कर रहा होता है। ये पीछे कल मैं बता भी चुकी हूँ आप लोगों को, एक स्लाइड भी दिखाई थी आप लोगों को। सो अब हम डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट्स में देखिए इलास्टिक फोर्सेस एंड लंग की एंड चेस्ट वॉल, ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी, लेसर इज द कंप्लायंस। अब ये जो इलास्टिक फोर्सेस है उनका बड़ा एक डिफरेंट सा काम है। हमने कल ये डिस्कस किया था कि जी ये जो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर होता है ये बेसिकली इलास्टिक रिकॉइल से बचाता है, क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल क्या करता है, वो लंग को कोलैप्स करने की कोशिश करता है। जैस बिल्कुल ये ट्रू बात है, हम ये आगे कंप्लायंस किस में देखेंगे। सरफेस टेंशन भी होता है अल्विलाई का अपना एक, अगर सरफेस टेंशन अल्विलाई के अंदर ज्यादा होगा, ग्रेटर द सरफेस टेंशन इज द लेसर इज द कंप्लायंस। अब होता क्या है कि हम एक अल्विलाई को ले लेते हैं, बॉल की तरह है, ठीक है, एग्जाम्पलरी हम देखते हैं वो अल्विलाई एक बॉल की तरह है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे इसको देखिएगा, ये डायग्राम, ये अल्विलाई है, ठीक है। इस अल्विलाई के चारों तरफ हमें वाटर मॉलिक्यूल नजर आते हैं, एक वाटर लाइन होती है, ये नॉर्मल होता है उसके अंदर। जब भी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब फीटस होता है, जब बिल्कुल अर्ली इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, जो अर्ली ट्राइमेस्टर्स में बच्चा होता है, तो उसके अंदर ये जो अल्विलाई होते हैं ना, ये कोलैप्स फॉर्म में होते हैं। क्यों कोलैप्स फॉर्म में होते हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो अल्विलाई है, बिल्कुल हम देखेंगे वाटर लाइन बनी हुई है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बेसिकली ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करके एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। हम देखेंगे ये एरोज है ना, ये एरो, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये सारे एरोज हम देख रहे हैं सेंटर की तरफ जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल सारे क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये कोशिश करेंगे कि इस अल्विलाई को कोलैप्स करते हैं। तो जब ये बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो ये कोलैप्स फॉर्म में ही होता है। फाइनली जब लेटर ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, आखिरी ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होता है कि इनके बीच में एक सेल्स होते हैं, अल्वुलर सेल्स जिन्हें हम कहा जाता है, या न्यूमोसाइट्स भी कहा जाता है। उन अल्वुलर सेल्स का काम है कि वो सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं। बेसिकली वो सर्फेक्टेंट जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है, इसकी सरफेस टेंशन को कम करता है। सो वाटर अगर मॉलिक्यूल सिर्फ मौजूद रहे अल्वुलाई के अंदर ही, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देते हैं। दिस इंक्रीज सरफेस टेंशन में लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द अल्वुलाई, ठीक है, ये इसका काम है। हम जब नेगेटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव प्रेशर बाहर से खींच रहा है, अल्विलाई का प्रेशर उसको अलग से खींच रहा है, वो क्या करता है ताकि लंग एक्सपेंड रहे, वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो ये जो वाटर लाइन, एक एक, हम तो एक अल्विलाई की बात करें तो हम सारे अल्विलाई देखेंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे, सबके अंदर यही है, ये वाटर लाइन उनके अंदर मौजूद होती है। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर एंड लीड्स टू कोलैप्स ऑफ दिस अल्विलाई। But once surfactant it is produced, synthesized, produced and released and work over this area, आप अगर इस कर्सर को देख रहे हो तो क्या होता है, वो सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट होता है बेसिकली इनका जो सरफेस टेंशन इनके बीच का उसको खत्म कर देता है, उसको कम कर देता है। इस वजह से लंग्स में वो एक्सपेंड रहते हैं, ठीक है। So coming back to this surface tension and elastic forces of the lung and chest wall. So अगर जब भी जो है वो elastic forces lung की या chest wall की अगर elasticity जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, elastic forces ज़्यादा हो जाएंगी, elastic forces क्या काम कर रही है, वो lung को collapse करने की कोशिश कर रही है। surface tension क्या काम कर रहा है, ये alveoli को collapse करने की कोशिश कर रहा है। जब भी alveoli collapse होगा तो क्या हो जाएगा, compliance कम हो जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा air जो है वो trap नहीं हो सकेगी, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स इन कंप्लायंस के इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग्स एंड सरफेस टेंशन, ठीक हो गया। इलास्टिक फोर्सेस में क्या क्या चीजें, हमें दो चीजें नजर आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंटली, उसमें आ जाती है सबसे पहले, इट इज डिटरमाइंड बाय इलास्टिक फोर्स में क्या है, कोलेजन और इलास्टिक कंटेंट्स हैं लंग्स के, ठीक है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है 1/3 ऑफ द टोटल इलास्टिक फोर्सेस, ये जो कोलेजन और इलास्टिन है, ठीक है। उसके बाद
जो एयर एंड फ्लूइड इंटरफेस है अल्विलाई के अंदर, अल्विलर सरफेस के अंदर, अब जो अल्विलाई की हम बात कर रहे हैं, हम देखेंगे उस अल्विलाई के अंदर जो है ना एक इंटरफेस है, एक बॉर्डर बनी हुई है, एक बाउंड्री है एयर और वाटर की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अल्विलाई के अंदर एक बॉर्डर लाइन बनी होती है, लेकिन सिमिलरली अल्विलाई के अंदर एयर भी होती है। तो क्या हो गया, एयर और वाटर की एक इंटरफेस है, एक चादर है, एक बाउंड्री है, उनका एक लेवल है वहां पे, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबल है, compliance is reversible to elastic recoil. So air fluid interface at alveolar surface responsible for 2/3 elastic forces. ये सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं ताकि लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और वो कोलैप्स की तरफ जाए। लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल इज सीन इन पेशेंट विद एम्फाइसेमा। अब देखिए ना, क्योंकि लंग के अंदर तो हम देखते हैं प्रेशर्स भी मौजूद है ना, जो प्रेशर्स भी मौजूद है। अब लंग के अंदर हम देखते हैं कि प्रेशर्स भी मौजूद है, बेसिकली इलास्टिक रिकॉइल को और ये जो सरफेस टेंशन है, इन सबको वो प्रेशर्स जो है वो जो उन्होंने उनको एक्सपेंड किया हुआ, ये इनको कोलैप्स होने नहीं देता, ठीक है। अल्विलाई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका प्रेशर कम होता है, ज्यादा होता है, ऊपर नीचे उसका प्रेशर होता रहता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग एक्सपेंड रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो इलास्टिक रिकॉइल है ना, जिसकी हम कह रहे थे बात कर रहे थे, जो इसका जो मटेरियल है लंग का, उसके अंदर कोलेजन और ये फाइबर्स भी हैं, इलास्टिन भी मौजूद है। अगर ये लॉस हो जाए, सीन इन पेशेंट ऑफ एम्फाइसेमा, इसकी वजह से होता है कि इंक्रीज लंग कंप्लायंस होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे अलविला होते हैं ना, की दीवारें टूट जाती है, तो एक बड़ा सा डब्बा सा बन जाता है वो, ठीक है, जैसे प्लास्टिक बैग कहा जा रहा है। So diseases associated with the pulmonary fibrosis, lung compliance is decreased. अगर फाइब्रोसिस हो जाए, अगर ये चादरें मोटी हो जाए अल्विलाई की, तो क्या हो जाएगा, कंप्लायंस कम हो जाएगी, लंग स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस में इलास्टिक रिकॉइल जो वो लॉस भी हो जाता है, और समटाइम्स कहीं पे फाइब्रोसिस की वजह से यही जो है वो उसकी इसमें चेंज भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये एक डायग्राम नजर आ रही है, मैं आप लोगों से स्टॉप शेयर करके दोबारा करती हूँ, क्योंकि ये एक लाइन आ रही है सामने। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे आपको अलविला नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इस अलविला में हम देखेंगे आगे अभी कि हमें यहाँ पे एक एयर वाटर इंटरफेस नजर, ये चादर सी नजर आ रही है हमें, एक चादर सी है, ठीक है। ये जो ब्लू पोर्शन है ये वाटर पोर्शन है, ये एयर स्पेस है, ये एल्वुलाई के अंदर, ठीक है। और ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, या जिसे हम एल्वुलर सेल्स हैं। दीज एल्वुलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते, सर्फेक्टेंट यहाँ पे आके जो है वो बिल्कुल अटैच हो जाता है, और सर्फेक्टेंट के अटैच होने की वजह से क्या हो जाता है कि सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और फाइनली लंग जो है या अल्विला जो है वो कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। हियर इन दिस डायग्राम वाटर लाइन और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एंड दे टेंड टू कोलैप्स द लंग विद द हेल्प ऑफ दिस इलास्टिक रिकॉइल। बट when surfactant is released, it can reduce the surface tension and this alveoli or the lung are in expanded form, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया दोबारा, जैसे हमने पहले पीछे देखा था कि उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जी हमें नजर आ रहा था कि हमने डिस्कस किया था कि इंस्पिरेशन भी है, एक्सपिरेशन भी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि लंग वॉल्यूम को भी देखने के लिए, फ्लूइड प्रेशर को भी देखने के लिए दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक ऐसा अल्विला लिया जिसमें सलाइन फिल कर दिया गया, एक ऐसा अल्विला लिया गया जिसमें एयर फिल की गई है, ठीक है। जिस अल्विला के अंदर एयर फिल कर दी गई है, ठीक है, जिस अल्विला के अंदर एयर फिल कर दी गई है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इंटरफेस आ जाएगा एयर और वाटर लाइन का, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली इसका जो इंस्पिरेटरी कव भी आएगा और एक्सपिरेटरी कव भी इसका सीधा है। लेकिन अगर किसी अल्विलाई के अंदर आप सिर्फ सलाइन फिल कर देते हैं या पानी फिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे हमने एयर और जो है एयर फील्ड एक रखा है, तो उसमें नॉर्मली इंस्पिरेशन भी है, एक्सपिरेशन भी है, क्योंकि इस एयर की वजह से हम देखेंगे इसके प्रेशर्स मेंटेन्ड है। लेकिन किसी अल्विला में सिर्फ अगर आप सलाइन फिल कर देंगे तो प्रेशर की जगह नहीं आएगी, और ये लंग जो है या ये जो अल्विला है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है।
सर्फेक्टेंट जो है बेसिकली उसकी जो नेचर है या उसका जो नाम है वो डायपामिटोइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन है प्लस कैल्शियम होता है। इसकी सोर्स क्या है, टाइप 2 न्यूमोसाइट से रिलीज होता है या टाइप 2 अल्विलर सेल से। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन ऑफ दिस अल्विलाई। ठीक है, अब अगर हम सरफेस टेंशन को देखें तो अगर प्योर वाटर हो तो 72 डायंस है, उसका सरफेस टेंशन हो जाएगा फ्लूइड इन द अल्विलाई। ठीक है, विदाउट सर्फेक्टेंट 50 डायंस है, लेकिन अगर आप उसी अल्विलाई में सर्फेक्टेंट देने का सरफेस टेंशन 5 से 30 डायन पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। सो अगर कोई भी सरफेस टेंशन देखें तो वाटर का अपना सरफेस टेंशन जो है वो 72 डायंस है, लेकिन अगर आप अल्विलाई में फ्लूइड डाल देंगे विदाउट सर्फेक्टेंट वो 50 डायंस है, लेकिन अगर आप उसी अल्विलाई के अंदर सर्फेक्टेंट को भी देखेंगे तो उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा, 530 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके अंदर जनाब। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, ये स्लाइड मेरी मूव नहीं हो रही। वेट स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने सर्फेक्टेंट की बात की। इसका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न क्या है, बेसिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न का जो मतलब है वो ये है कि एक ऐसा छोटा बच्चा जिसे पेरेंट्स को ऑलरेडी पहले से ही पता हो कि जी ये जो है वो प्रीमेच्योर बेबी है, तो प्रीमेच्योरिटी में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो सर्फेक्टेंट है वो जल्दी रिलीज नहीं होता, वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। सो गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उन बच्चों को जो है उनकी जो मदर्स हैं उनको जो है वो स्टीरॉइड्स दे देते हैं। स्टीरॉइड जो है वो अगर इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है तो हेल्प आउट करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स इन अर्ली। ठीक है, सो ऐसे बच्चे जो कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट के साथ बॉर्न होते हैं, उनको अगर वो हो सकता है कि सर्फेक्टेंट बना ही ना हो, डॉक्टर के पास गई ना हो सकता है किसी इंटीरियर साइट पर मौजूद हो, या मैटरनल डायबिटीज़ के अंदर भी अगर सब बच्चे जो है वो डिलीवर हो रहे हैं तो उनकी मदर्स को भी जो है वो स्टीरॉइड के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं ताकि सर्फेक्टेंट बन जाए। सर्फेक्टेंट बनेगा उनके अंदर तो ये जो सरफेस टेंशन है अल्विलाई के अंदर वो कम होगा। लेकिन होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक ऐसा बच्चा बॉर्न हुआ जो प्रीमेच्योर भी था और उसको आपने स्टीरॉइड इंजेक्शन भी न दे और उसका सर्फेक्टेंट खुद भी डेवलप नहीं होता, तो क्या होगा ये कि जो अल्विलाई जो है उसके अंदर हमने बात की थी कि वाटर लाइन में बहुत ज्यादा सर्फेक्टेंशन ज्यादा होता है, वो अल्विलाई को कोलैप्स करने की कोशिश करता है, राइट। सो होगा क्या कि ऐसे बच्चे जो है जब बॉर्न होंगे जैसे ही वो चीखेंगे और कोशिश करेंगे, क्राई करेंगे कि जी वो क्राई करें और उनका जो चेस्ट वॉल जो लंग है वो एक्सपेंड नहीं हो सकेंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस सर्फेक्टेंट। ठीक है, सो इनका लंग्स जो है वो बच्चे उसके बाद वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं और फिर इसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की क्राई शुरू हो जाती है और ऐसे बच्चे जो है वो इतनी ज़्यादा जो वो सर्वाइवल रेट उनका डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न, लेक ऑफ सर्फेक्टेंट, स्मॉल साइज अल्विलाई रह जाते हैं क्योंकि उनका उस पर फंक्शन ही परफॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, ये आप लॉ ऑफ लेप्लेस इसको छोड़ दीजिएगा। What is work of breathing? What is work of breathing? During normal quiet breathing, हम जब normal quiet breathing की बात कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली बैठे हुए हैं या हम कोई बात कर रहे हैं या कोई भी बिल्कुल जहाँ पे नॉर्मल बॉडी पॉस्चर है, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में ऑल द रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन occurs during inspiration and expiration is almost entirely a passive process caused by the elastic recoil of lung and the chest cage। ये मैं बात आपको पहले भी रिकॉल कर चुकी हूँ। सो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस में जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो परफॉर्म करें वर्क टू कॉज एन इंस्पिरेशन बट डू नॉट कॉज एक्सपिरेशन, तो ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग ये है कि जिसमें इंस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, एक्सपिरेशन में क्यों हेल्प आउट होती है, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर जब एक्सपिरेशन हो रही है तो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग ही काम कर रहा होता है। ठीक है, ये जो मसल्स है ना ज्यादा ये काम कर रहे होते हैं इंस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे, खींच के सांस बाहर निकालेंगे, उस वक्त जो है वो एक्सपायरेटरी मसल्स, उसका मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल्स एंड एब्डोमिनल रेक्टस मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, so under normal resting conditions the respiratory muscles normally perform work to cause inspiration but not to cause expiration। ठीक है, अब जो वर्क ऑफ इंस्पिरेशन जो है ना वो डिवाइडेड 3 फ्रैक्शंस में, 3 उसमें काम हो रहे हैं जब इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, द रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द लंग, जब इंस्पायर कर रहे हैं सांस अंदर ले रहे हैं। ठीक है,
एक्सपेंड किया जा रहा है लंग को अगेंस्ट द लंग एंड द चेस्ट इलास्टिक फोर्सेस। इलास्टिक फोर्सेस तो क्या कर रही है कि वो चेस्ट को छोटा करने की कोशिश कर रही है ना, लेकिन आपने इंस्पायर किया तो आपने क्या किया, कंप्लायंस वर्क किया, इलास्टिक वर्क किया, ठीक है। दैट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ द लंग चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर्स, और टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क भी काम किया। होता क्या है कि लंग और चेस्ट वॉल जैसे ब्राइटल और उस प्लूरा के बीच में जो है विस्लर प्लूरा के बीच में स्पेस है, हमने जिक्र किया था कि उसके बीच में कुछ म्यूकोइड सिक्रीशंस भी होती हैं उसके बीच में, तो वो उसको फ्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि उसकी विस्कोसिटी को भी ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वो चेस्ट वॉल इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क भी हो रहा है, ठीक है। एंड अगेन दैट रिक्वायर्ड टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग। अब देखिए ना, आप एयरवे को भी रेजिस्ट कर रहे हैं, आप सांस खींच के ले रहे हैं, तो एयरवे रेजिस्टेंस वर्क भी किया जा रहा है। तो जो हम वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, बेसिकली इट इज एक्चुअली work of breathing during inspiration. That includes the compliance work, the tissue resistance work, and the airway resistance work. Right? यहाँ तक किसी को बात ना समझ आई हो? लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, होता क्या है कि हम लंग में जब इंस्पायर कर रहे हैं, जब एक्सपायर कर रहे हैं, या टोटल लंग के अंदर कितना वॉल्यूम है, या जब हमने इंस्पायर और एक्सपायर दोनों कर लिया तो कितना बचा हुआ वॉल्यूम अंदर रह गया है, ठीक है। कैपेसिटीज हम किसे कहते हैं, जबकि दो वॉल्यूम्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, या दो वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स आपस में ज्वाइन करेंगे, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कैपेसिटी, ठीक है। लंग वॉल्यूम हमेशा अलग अलग होते हैं, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, बहुत सारे वॉल्यूम्स आ जाएंगे अलग अलग। लेकिन जब हम कभी भी दो वॉल्यूम्स को इकट्ठा कर लेंगे तो दैट कॉल्ड एज इन कैपेसिटी, और वो एक कैपेसिटी की तरह जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। ये स्पायरोमीटर की एक डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं हमें मुख्तलिफ वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम को जरूर देखिएगा कि ये टाइडल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल है, ठीक है। कोई भी एक दफा इंस्पायर या एक्सपायर करने जितना वॉल्यूम हमारे अंदर आ जाता है एयर का, वो हम टाइडल वॉल्यूम को कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। हम सबको एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। नॉर्मल ब्रेथ का मतलब है बिल्कुल नॉर्मली आपने सांस लिया है और सांस बाहर निकाला है, उसमें जितना वॉल्यूम अंदर आएगा या जितना वॉल्यूम बाहर जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 500 ml तक होता है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या है ये? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है ये, that can be inspired over and above the normal tidal volume। आपने हल्का सा सांस जो लेना था, जो नॉर्मल आप ले रहे थे ले लिया, लेकिन आपने खींच के जोर से सांस लिया है। when the person inspired with full force, कितना वॉल्यूम अंदर आ सकता है? 3000 ml। Similarly, expiratory reserve volume, maximum extra volume of air that can be expired। आप तो बात कर रहे थे हम कि जी टाइडल वॉल्यूम चाहे इंस्पायर करें या एक्सपायर करें 500 होता है विद नॉर्मल ब्रेथ, लेकिन अगर आप खींच के सांस जोर से बाहर निकालेंगे तो आप मैक्सिमम 1100 ml निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये 1100 ml जितना भी निकाल सकते हैं, जितना भी आपने जो वॉल्यूम निकाल दिया, द रिमेनिंग वॉल्यूम जो है ना एयर का, ठीक है, द रेजिडुअल वॉल्यूम, volume of air remaining in the lung after the most forceful expiration। एक्सपायर कर दिया जोर से, आपने 1100 निकाल दिया बाहर, उसके बावजूद जब आप देखिए कितना अंदर रह गया है एयर और भी, तो वो 1200 ml और भी है। तो टाइडल वॉल्यूम है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर विद नॉर्मल ब्रेथ विच इज 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खींच के सांस लिया 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व खींच के सांस बाहर निकाला 1100, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो रिमेनिंग रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है लंग के अंदर जो मौजूद होता है हर वक्त, वो 1200 तक होता ही होता है। हम कैपेसिटीज की बात करेंगे, इसमें है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 3000, तो मिलके कितना हो गया? 3500, 3500, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के ऊपर। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अगेन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद
जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था, 1200 था, और उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो रिमेनिंग हो जाए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1100 था। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो वी हैव फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की तरफ आ जाते हैं। वाइटल कैपेसिटी कहते हैं कि 4600 होती है। इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम भी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 3000, टाइडल वॉल्यूम 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, के टोटल कितने हो गए, 4600। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है, the maximum volume to which the lung can be expanded with the greater possible efforts, total lung capacity। ये 5800 ml है, और उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाता है। इसका मतलब सारे के सारे वॉल्यूम्स हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वॉल्यूम्स हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसके बाद जब हमने कैपेसिटीज को डिस्कस किया, सो कैपेसिटीज वी हैव inspiratory capacity that includes tidal volume plus inspiratory reserve volume, which is equal to 3500. On next, the functional residual capacity that equals to expiratory reserve volume plus residual volume. Next, we have vital capacity that equals to inspiratory reserve volume plus tidal volume and plus expiratory reserve volume, and it all equals to 4600 ml. Finally, we have total lung capacity that includes vital capacity and plus the residual volume, ठीक है, which is equal to 5800 total। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ एब्रीवेशंस में भी दिया गया। वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, उसमें टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है। इसके अलावा फिर वाइटल कैपेसिटी हमें जो है उसमें बताया गया है कि इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी आ जाती है। सिमिलरली टोटल लंग कैपेसिटी है, फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। ये सारी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स जो इनकी एब्रीवेशंस हैं। स्पायरोमीट्री, बेसिकली स्पायरोमीट्री क्या है, हमारी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जिसमें हमने अब ये वॉल्यूम्स वगैरह चेक किए हैं, देखे हैं, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो बेसिकली स्टडी करते हैं हम बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग, और इस मेथड को हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। ऐसा मेथड जिसके जरिए हम ये जो वॉल्यूम है ना लंग्स के, जिनको भी हमने डिस्कस किया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उन सबको हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, उस स्टडी को हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। ये बेसिकली स्पायरोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एक ये रिकॉर्डिंग ड्रम होता है। ठीक है, और इसे हम जो है वो काइमोग्राफ भी कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ चैम्बर्स हैं, फ्लोटिंग ड्रम्स हैं, वाटर चैम्बर है इसका, और एक माउथ पीस है जिसके अंदर जो है वो फाइनली जो है वो एयर इन और आउट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिन लगी हुई होती है या नीडल लगी हुई होती है, पेन लगा हुआ होता है, जिससे यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है। अगेन हेयर, अच्छा, जो स्पायरोमीटर भी होता है ना, उसमें एक वेट स्पायरोमीटर होता है, एक ड्राई स्पायरोमीटर होता है। तो ये वाला जो स्पायरोमीटर है ये ड्राई स्पायरोमीटर, एंड हियर वी हैव अ वेट स्पायरोमीटर, एंड दीज वेट स्पायरोमीटर्स आल्सो अवेलेबल इन आवर लैबोरेटरीज। और उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे अगेन काइमोग्राफ है, मशीन अटैच्ड है, यहाँ पे कुछ पानी हम इसमें डाल देते हैं, फिर ये उसकी जो पाइप्स वगैरह मौजूद हैं, और उन पाइप्स के जरिए माउथ पीस मौजूद है, नेजर क्लिप लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट से कहा जाता है कि इसमें जोर से इसमें सांस ले, और उसकी वजह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, या सांस बाहर निकाले या नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग करे, तो हम इसमें सारे वॉल्यूम्स कर सकते हैं सिवाय फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के। अगेन यहाँ पे स्पायरोमीट्री करने के लिए मुख्तलिफ मशीनें आजकल आई हुई हैं। तो ये सारे जो है मेथड्स आजकल मशीन रिकॉर्डेड मेथड्स हैं, रिजल्ट ऑफ स्पायरोमेट्री टेस्ट। ये जो है अब तो मेजर द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। हम जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, उसको सिर्फ स्पायरोमीटर में चेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ और मेथड यूज करना पड़ता है। स्पायरोमीटर में डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है, उसे कहते हैं हीलियम डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसी स्पायरोमीटर के अंदर जो ड्राई स्पायरोमीटर होते हैं, उसके अंदर हमें एक नॉन वॉल्यूम स्पायरोमीटर का जो है इसमें डालना पड़ता है, हीलियम का, एयर का। उसमें हीलियम जो है वो मिक्स हो जाती है एक मखसूस कंसंट्रेशन एयर के साथ। सो होता है कि उसी स्पायरोमीटर में जब ब्रीदिंग की जाती है, नॉर्मली पर्सन एक्सपायर करता है या इनहेल करता है, तो वो फिर रिकॉर्डिंग देना शुरू कर देता है। ठीक है,
सब्जेक्ट इमीडिएटली इस जो स्पायरोमीटर है, सब्जेक्ट ने उस स्पायरोमीटर के अंदर वो उसकी कंसंट्रेशन जो मुख्तलिफ उसमें वो ऐड की गई है वो इनहेल करता है, फिर एक्सहेल करता है। तो हीलियम की जो बेसिकली डायल्यूटेड शन जो है वो हम देखते हैं कि इनिशियल डायल्यूशन कितनी थी, फाइनल डायल्यूशन कितनी है उसकी हीलियम की, और उसके बाद की कितनी अब रिमेनिंग रह गई है। तो उसकी वजह से हम इसको चेक कर सकते हैं बाय विच द हीलियम डायल्यूशन वी कैन कैलकुलेट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि जी कौन कौन से वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हम चेक कर सकते हैं, तो वी कैन measure all the capacities except functional residual capacity, which is measured with the help of the method of हीलियम डायल्यूशन मेथड। ठीक है, बाकी सारे स्पायरोमीटर पे डायरेक्ट चेक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हीलियम जो है वो ऐड करनी पड़ती है। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, व्हाट इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक मिनट के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, the minute respiratory volume is the total amount of new air moved into the respiratory passages each minute। एक मिनट के अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू द टाइडल वॉल्यूम टाइम्स द रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। अब इसको हम कैसे करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम हमें पता है कि हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं 500 ml आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी रेट, जिससे हम सांस ले रहे हैं पूरे एक मिनट में, अगर आप देखेंगे ना आप कितने सांस ले रहे हैं, तो वो 12 से 13 हो जाते हैं, मैक्सिमम 12 होते हैं, जिसे हम एवरेज कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ, 500 इज मल्टीप्लाई विद 12, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 6000, तो विच इज 6 लीटर। तो हमारा जो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है कि हम कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है एवरेज वो इनहेल कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम हमारे एक मिनट के अंदर आ रहा है। तो एक मिनट, पूरे एक मिनट के अंदर 6 लीटर जो है वो लंग के अंदर अमाउंट आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, डेड स्पेस, डेड स्पेस क्या चीज़ है और इसका क्या इफेक्ट है एल्वुलर वेंटिलेशन के ऊपर। डेड स्पेस में हम देखेंगे कि सम ऑफ द एयर अ पर्सन ब्रीथ नेवर रीचेस द गैस एक्सचेंज एरियाज बट सिंपली फिल द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक स्लाइड दिखा जिसमें कहा था हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें एक कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्टिंग एरिया है, और दूसरा गैस एक्सचेंज एरिया है। जो कंडक्टिंग एरिया था दैट मीन्स ऑल द गैस आर प्रेजेंट बट देयर इज नो एक्सचेंज। सो ऐसा पैसेज, ऐसा एरिया इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। ठीक है, जैसे नोज है वहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होती, फेरिंग्स में नहीं हो रही, ट्रकिया में नहीं हो रही, ये नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे जो है ये हो रही है। तो ये सारा एरिया जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होती है डेड स्पेस कहलाता है, और इट इज नॉट यूजफुल फॉर द गैस एक्सचेंज। कितना होता है ये 150 ml तक होता है, ये नोज, फेरिंग्स और ट्रैकिया तक भी होता है। मेजर कैसे करते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस को, ये अगेन हम नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड के जरिए चेक करते हैं। ठीक है, होता क्या कि हम सब्जेक्ट को, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ना बेसिकली ऑलरेडी लंग के अंदर मौजूद होती है, कुछ गैसेस एक्सचेंजेस लंग में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन हम करते क्या, किस तरह से चेक करवाते हैं कि हम सब्जेक्ट से कहते हैं कि जी प्योर 100% ऑक्सीजन को ब्रीथ करें, और उसके बाद जब वो स्पायरोमीटर में उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी, और फिर हम देखते हैं कि जी जब उसने इंस्पायर किया प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे उसने एक्सपायर किया ना, बाहर निकाली हवा, तो ये जो डेड स्पेस में जो प्योर ऑक्सीजन ही आ गई ना, तो ये इतना पोर्शन ऐसा था जहाँ पे डेड स्पेस, ये जो ग्रे शेडेड एरिया ये नजर आ रहा है कि जी ये प्योर ऑक्सीजन। जब वो 150 तक 100 तक ये एयर बाहर निकाल चुका, एयर एक्सपायर्ड है, एमएस में इतनी एयर बाहर निकल रही है, तो इतना जब ये एयर बाहर निकाल चुका, तो उसके बाद जो है जब देखा गया उस चैम्बर के अंदर कि जी अब नाइट्रोजन आ रही है, नाइट्रोजन जो है ना वो मिक्स हो रही थी, वो एक अलग से शेड दे रही है, ये जो पिंक शेड दिखाया गया। ठीक है, तो वो फिर जो एयर को कैलकुलेट किया गया उसके मॉलिक्यूल्स, उसमें नाइट्रोजन आना शुरू हो गई थी। तो इनिशियली जो एयर आई थी वो क्या थी, वो प्योर ऑक्सीजन वाली एयर थी जो कि डेड स्पेसेस में मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रही ना। जैसे सब्जेक्ट एक्सपायर करता है, सबसे पहले डेड स्पेस वाली एयर जो पहले वो बाहर निकलती है, उसके बाद अल्विलर एयर जो वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो अल्विलर एयर के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन रिकॉर्ड की गई बात। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हम किसे कहते हैं?
बेसिकली फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस या एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये जो नोज, फेरिंग्स और ये जो एरियाज, ये सारे बेसिकली एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस हैं। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हम उस एरिया, उस जगह को कहते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अल्वुलाई, ठीक है। कुछ अल्वुलाई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रही, बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे एल्वुलाइज मौजूद होते हैं क्योंकि वहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो सही तरह से मौजूद नहीं होती, क्योंकि अगर पल्मोनरी कैपिलरीज और ब्लड एरिया वहाँ पे मौजूद नहीं है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती। तो कुछ एल्वुलाइज भी ऐसे होते हैं, अल्वुलर डेड स्पेस भी कहा जाता है उसे, या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पर जो है अगर हम देखें कि परफ्यूजन नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो थोड़ी सी बिगर होती है एज कम्पेयर टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन सम डिजीज स्टेट्स। अदरवाइज एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है या अल्वुलर डेड स्पेस ये बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन कुछ डिजीज चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज अल्वुलर वेंटिलेशन? Alveolar ventilation per minute is the total volume of new air entering the respiratory zone each minute, ठीक है। और ये इक्वल होती है respiratory rate time amount of new air that enters these areas with each breath। मतलब ये उसके इक्वल ही होना शुरू हो जाती है ना, जितनी आप सांसें लेंगे, हम 12 अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, दैट मीन्स कि 12 के हिसाब से जितनी एल्वुलर वेंटिलेशन है पर मिनट के हिसाब से, तो हम इतनी सांस लेंगे। जैसे हमने 6 लीटर की पहले बात की थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद जो वो डेड स्पेस जो है, ये सारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बेसिकली हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ जाता है और उसमें डेड स्पेस भी आ रही है। तो ये टाइडल वॉल्यूम, ज़ाहिर है टाइडल वॉल्यूम तो वही होगा 500 ml जो हम ले रहे हैं, ठीक है। 500 को हमने 12 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 6 लीटर हमारे पास आती है, हमारी एल्वुलर वेंटिलेशन में आ जाती है। लेकिन देखिए ना, इसके अंदर ऐड जो है टाइडल वॉल्यूम के साथ डेड स्पेस भी हो जाती है, ठीक है। Thus, with the normal tidal volume 500, a normal dead space 150 and the respiratory rate is 12, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 500 में से हम डेड स्पेस को निकाल दें, क्योंकि इतना तो टाइडल वॉल्यूम था कि हम एक सांस ले रहे हैं तो 500 ml तक जो है वो एयर इनसाइड और आउटसाइड जा रही थी। जब इनसाइड जा रही है तो उसमें से हम डेड स्पेस को निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सचेंज ही नहीं हुई, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 350। तो अगर हम 1200 को 350 के साथ 12 को 350 के साथ हम मल्टीप्लाई करते तो वी हैव 4200 ml पर मिनट। सो अल्वुलर वेंटिलेशन जो है वो 4200 पर मिनट ml पर मिनट के हिसाब से कितनी एयर ले रही है, हम मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, उसके कुछ नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। नॉन रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो भी कुछ हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं कुछ, कफ जिसे हम कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कोई भी फॉरेन मटेरियल आना शुरू हो जाता है, जैसे कोई हमने डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई ऐसे छोटा सा पार्टिकल आ गया, तो लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई दे आर वेरी सेंसिटिव टू द फॉरेन मटेरियल। इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं एरियाज में, वो कोई भी मैकेनिकल या केमिकल इरिटेंट हो गया, कोई धुआं हो गया, कोई स्मॉग हो गई, ये फॉरेन इरिटेंट रिसेप्टर जो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ये एफरेंट इंपल्सेस थ्रू वेगस नर्व ये चली जाती है मेडुला के पास, ठीक है। और ये फॉरेन एक सब्जेक्ट को जो है वो फॉरन कफ कराती है। उसमें होता है कि हम 2.5 लीटर तक एयर जो वो इंस्पायर कर लेते हैं, ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स भी शट डाउन हो जाता है, एब्डोमिनल मसल्स और एक्सपायरेटिंग मसल्स फॉरन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एल्वुलर प्रेशर इसमें राइज करता है +100 और एयर एक्सप्लोड आउट एंड द पोस्टीरियर नियर्स आर क्लोज्ड। इसका मतलब हम कफ का बता रहे, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कोई भी धुआं आया, कोई मटेरियल आया, कोई केमिकल आया, फौरन जो है सिग्नल्स वेगस नर्व के थ्रू चले गए मेडुला में। फौरन सब्जेक्ट ने जो है पहले बड़ा सांस लिया, कफ करने से पहले 2.5 लीटर तक एयर इनसाइड आई, ग्लॉटस क्लोज हुआ, वोकल कॉर्ड्स टाइटली जो है वो क्लोज हो गई, मसल्स जो है वो सारे एक्शन में आ गए, एक्सपिरेटरी मसल्स और ये एब्डोमिनल मसल्स, एल्वुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ और उसके बाद एयर एक्सप्लोड आउट हो गई, बाहर की तरफ खांसी किया इस तरह से, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या होती है -70 to -100 माइल्स पर आवर के हिसाब से। स्नीजिंग भी है, छींके आना, अगेन बिल्कुल कफ रिफ्लेक्स की तरह से। ये भी नोज में कोई केमिकल या कोई भी मैकेनिकल इरिटेशन जाएगी तो स्नीजिंग आना शुरू। इसकी भी एफरेंट इंपल्सेस जाती है थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व टू द स्नीजिंग सेंटर इन द मेडुला। इसमें
इसमें भी यूबला जो वो क्लोज हो जाता है, सो एक्सपेल्ड एयर थ्रू द नोज और माउथ। जब हम स्नीजिंग करते हैं समटाइम्स एयर नोज से भी आ रही होती है, माउथ से भी आती है, समटाइम्स दोनों से आ रही होती है, ठीक है। हिकअप, हिकअप हम कहते हैं जैसे हिचकी आना। ये बेसिकली शॉर्ट इंस्पिरेशंस हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द ब्रीफ सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इसमें डायफ्राम जो क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है डायफ्राम की विद नर्व, फ्रेनिक नर्व उसको सप्लाई करती है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, छींके जब जब हिकअप आ रही है, जब हिचकी आ रही है तो ग्लॉटस क्लोज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन एंड साउंड इसमें जो है वो फॉरन हिकअप में टिक टिक की सी आवाज आती है गले में से, तो वो ग्लॉटस के क्लोज होने की वजह से आ रही होती है। इस तरह से हम आवाज देते हैं, तो ये क्या है बेसिकली, ये ग्लॉटस क्लोज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स द जीआईटी इन द एब्डोमिनल कैविटी लाइक फ्रेनिक नर्व व्हिच सप्लाइज द डायफ्राम, सो short inspiratory periods are occurs and which is called as hiccup, ठीक है। yawning, उबासियां लेना, जैसे कि आप सुबह सुबह अच्छे खासे बच्चे ले रहे होते हैं, अब तो शायद उठ गए होंगे सारे। सो इट इज कॉज बाय द अंडर वेंटिलेशन ऑफ अल्वेलाई। अल्वेलाई में जो अंदर ऑक्सीजन है वो कम होती है, और ये क्या काम करती है, अगर अंडर वेंटिलेटेड एल्वेलाइज होते हैं तो क्या होता है, दैट इंड्यूसेस अ डीप इंस्पिरेशन, ठीक है। यॉर्निंग कर रहे होते हैं ना, हम डीप इंस्पायर कर रहे हैं, बड़ी सी सांस खींच रहे होते हैं ओपन वाइड माउथ करके, ताकि जो है ज्यादा अंदर इंस्पायर कर सकें। एंड दिस प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ अल्वेलाई बाय इंक्रीजिंग वेंटिलेशन एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द वीनस रिटर्न, ठीक है। तो बड़ा मुंह खोल के जो बड़ी बड़ी सांसें लेके हम क्या कर रहे थे, बेसिकली अंडर वेंटिलेटेड एल्वेलाई को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं ताकि अल्वेलाई जो है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी पैसेजेस के और मजीद, ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है फंक्शंस में मजीद। सबसे पहले तो हमने देखा कि जी बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, रेस्पिरेटरी ट्रैक के, रेस्पिरेटरी पैसेजेस के क्या क्या फंक्शंस हैं। कंडक्शन एरिया है, गैसेस को भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज भी कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस कर रहे हैं ना सारे, यहीं से अंदर की तरफ जा रहा है ये सारा। वार्म और ह्यूमिडिफाइड एयर भी हो रही है, इसकी एयर कंडीशनिंग भी हो रही है। लेकिन अगर कोई हम गंदी सी सांस लेके मट्टी इकट्ठा हो रहा है, सारा आ रहा है, तो हम चीखे मार मार के उस सबको बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब है कि हम एयर कंडीशनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। वार्म, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं ना अप टू 6 माइक्रोमीटर नोज में, वो ट्रैप हो जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स में 1.5 माइक्रोमीटर तक ट्रैप हो जाएंगे, लेस देन 1 माइक्रोमीटर एल्वेलाई में ट्रैप हो जाएंगे। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो हमारा, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो कफ आउट करते हैं सिक्रीशंस को। क्यों कर रहे होते हैं, जो सीलिया होते हैं ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, बेसिकली वो वॉश आउट कर रहे हैं, चीजों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टिव बेसिकली वहाँ पे इसका एक्शन होता है, डेड स्पेस का और इस सारे ट्रैक्ट का। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन जो है वेंटिलेशन होगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर आपसे पूछा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, सिर्फ सांस लेना नहीं, सिर्फ सांस लेना वेंटिलेशन ही, इसके अलावा गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, रेगुलेशन भी हो रही है। और उसके अलावा रेस्पिरेशन का, इसके अलावा वेंटिलेशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड गैसेस अक्रॉस द अल्वेलाई एंड इनटू द कैपिलरी ब्लड। और उसके अलावा इसका एक भी फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ये नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी हैं। इसके कौन कौन से जनाब फंक्शंस हो सकते हैं इसके, कि सिंथेसिस कर रहा है सर्फेक्टेंट की, बना रहा है कुछ। हमने क्या कहा था कि जी सिर्फ ये सांस लेता है, ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, रेगुलेशन कर रहा है, ये तो एक और एक काम भी कर रहा है, ये सिंथेसिस भी कर रहा है, ये सिंथेटिक फंक्शन भी है इसका। कोई चीज बना भी रहा है, क्या क्या बना रहा है, सर्फेक्टेंट बना रहा है टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वेलाइज एंड टू मेक द एल्वेलाइज एक्सपेंडेड। हेपरिन भी बना रहा है, और हिस्टामिन भी बना रहा है, सेरोटोनिन भी बना रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बना रहा है। उसके अलावा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा रहा है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई। फिल्टर कर रहा है स्मॉल ब्लड क्लॉट्स को, हमें तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे चीजों को अंदर जाने नहीं देता, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। हमें बहुत ज़्यादा अगर बुखार हो जाए या हम बहुत ज़्यादा किसी कोल्ड एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो फ़ौरन हम क्या करते हैं, अपने ऊपर चादर ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, और उसमें बड़ी बड़ी सांसें लेना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाए। इसका मतलब ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवा रहा है, राइट। एसिड बेस बैलेंस भी रेगुलेट करवा रहा है। कैसे रेगुलेट कराता है एसिड बेस बैलेंसेस? फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाए लंग्स में ड्यू टू एनी डिजीजेस, तो क्या करेगा, हम बड़ी बड़ी सांसें लेके उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगे, ऐसा ही है। रिजर्वायर है ब्लड का,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ा रिजर्वायर है, 5 to 6 7 लीटर जो है वो ब्लड रिजर्वायर है। जब भी बॉडी को जहाँ भी नीड होती है कि ब्लड की कमी हो गई है, सबसे पहला रिजर्वायर जो है ये लंग्स का जाता है, वो वहाँ पे रिजर्वायर अपना ब्लड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी को। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस बिल्कुल जनाब, बिल्कुल है। हम नेबुलाइज हो रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम कोई दवाइयाँ इनहेल कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस है बिल्कुल। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वॉइस और फोनेशन, हमारी आवाज़ पैदा करता है। देखिए ये नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है, उसकी हमारी आवाज़ का हमारे रेस्पिरेशन के साथ क्या वास्ता, ठीक है, वो तो एक वॉइस है, लेकिन इसकी बहुत सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी हैं। वोकलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, फोनेशन, वोकलाइजेशन, ये सारे के सारे इसके अगेन जो है फंक्शन ही हैं, ठीक है। स्पीच जो है बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, इसके सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं स्पीच और वोकलाइजेशन के अंदर? सीएनएस इन्वॉल्व है क्योंकि सेंटर्स मौजूद है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है क्योंकि आपकी ग्लॉटस में उन सब ने बंद होना था, आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस सेपरेटस इन द माउथ एंड नेजल कैविटीज। हेलो, ठीक है। सो रेस्पिरेशन जो वोकलाइजेशन है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ट्रैक्ट इन्वॉल्व है पूरा, आर्टिकुलेशन के लिए, रेजोनेंस अपरेटस के लिए माउथ और नेजल कैविटीज मौजूद है, ठीक है। तो स्पीच के दो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। स्पीच के पहले कौन से कंपोनेंट्स हैं? सेंट्रल और पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं। उसमें सीएनएस आ जाता है और उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है, फिर आर्टिकुलेशन और माउथ और नेजल कैविटीज आ जाती है, ये इसके सेंट्रल और पेरिफेरल कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद उसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स में फोनेशन और आर्टिकुलेशन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी फोनेशन के अंदर आर्टिकुलेशन और इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, तो पेरिफेरल स्पीच कंपोनेंट्स जो है ना, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फोनेशन और आर्टिकुलेशन आ जाती है, ठीक है। फोनेशन इज अचीव बाय द लैरिंक्स एंड आर्टिकुलेशन व्हिच इज अचीव बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ माउथ। आर्टिकुलेट कर रहे हैं ना जबान, ठीक है, और लैरिंक्स यहाँ से जनरेट हो रही है हमारी आवाज, और रेजोनेंस नेजल कैविटीज या पैरानेजल साइनसेस एंड चेस्ट केज, ये सारे जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, हमारे साउंड को आगे की तरफ पहुंचा रहे हैं। ये सारे जो है ये पेरिफेरल स्पीच कंपोनेंट्स जो ये सारे इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो बच्चों आप मुझे बता दें कि मैं इन चीज़ों में से किसी भी एक दो चीज़ों को जो आपको अभी लग रहा है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हुई, समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ। एनी वन ऑफ यू, किसी को भी समझ आई हुई है तो मुझे मैसेज कर देंगे जी आपको समझ आई हुई हो, अदरवाइज वी हैव 10 मिनट लेफ्ट एंड आई विल जस्ट गो थ्रू इट एंड रिकैप ऑल दिस लेक्चर्स। हाँ जी, रिकैप कर दूँ एक। फिगर नंबर 38.4, यस, आप कंप्लायंस डायग्राम की बात कर रहे हैं। 38.4, yes, okay, wait, इस डायग्राम की, ठीक है। अब इसमें ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जब प्लूरल प्रेशर की हम बात करते हैं कि लंग को एक्सपेंड रखने के लिए प्लूरल प्रेशर जो है उसको नेगेटिव होना चाहिए, बात हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंट्रा अल्विलर प्रेशर भी एक होता है जो हम कल डिस्कस कर चुके थे। अल्विलर का अपना एक प्रेशर होता है, माइनस में होता है वो। इंट्रा प्लूरल प्रेशर है, ये भी माइनस में होना चाहिए। क्यों ताकि उसमें उसको जो है वो जो लंग है वो एक्सपेंड रहे, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम चेस्ट केज की बात करें तो चेस्ट केज के अंदर जो होता है ना इंट्रा प्लूरल प्रेशर, उधर ही होता है ना प्राइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, वो क्या करता है, वो लंग को बाहर की तरफ खींचता है, ठीक है, ऐसा ही है। और जो अल्विलाय वाला जो प्रेशर होता है ना वो क्या करता है, वो कोशिश करता है अल्विलाय, और जो लंग खुद होता है वो क्या करता है, वो रिकॉइल करने की कोशिश करता है, वो क्या करता है ताकि लंग्स को कोलैप्स किया जाए। लेकिन क्योंकि जो बाहर प्रेशर होते हैं ना मौजूद, वो क्या करते हैं, लंग को एक्सपेंड रखते हैं। सो जब भी इन प्लूरल प्रेशर्स में चेंज आएगा, लंग वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
इस कंप्लायंस डायग्राम में हम क्या देखते हैं, ये इंस्पायरेटरी या इंस्पिरेशन कंप्लायंस कर्व है, ये एक्सपिरेशन कंप्लायंस कर्व है। व्हेनेवर देयर इज अ प्लूरल प्रेशर इज -4, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सब्जेक्ट ने इंस्पायर किया, तो इंस्पायर करते हुए उसने देखा कितना, ½ लीटर जो है वो इंस्पायर एयर कर लिया, यही प्लूरल प्रेशर है, ठीक है, यही प्लूरल प्रेशर है। तो इतने ही प्लूरल प्रेशर पे हम देखेंगे कि एक्सपिरेशन भी जब वो करेगा तो बिल्कुल इतनी ही एक्सपिरेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर प्लूरल प्रेशर में चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का अगर चेंज आया ना प्लूरल प्रेशर में, तो 200 ml जो है वो लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। समझ आई बात? Every time the intrapleural pressure changes 1 centimeter of water, the lung volume will expand 200 ml. समझ आ गई बच्चों? वो जो बच्चा जिसने पूछा था, who is asking, हिरा असलम मथियाना, बेटा समझ आ गई है आपको? Yes, good. तो जब भी इंट्राप्लूरल प्रेशर में चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का फर्क आया, अगर इसमें राइज हुआ, तो ये 200 ml जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितना वॉल्यूम आता है, ½ लीटर आता है, ठीक है, व्हेन द प्लूरल प्रेशर इज -4, ठीक है। अच्छा जी, इंस्पिरेशन को हम देखें, मैकेनिक्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी जो मसल्स है वो कौन कौन से हैं, रिकॉल करें, मुझे लिख के बताएं फटाफट जल्दी जल्दी, इंस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सपिरेटरी मसल्स। अच्छा जी, स्लाइन फील्ड वाला भी बता देती हूँ मैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्लाइन फील्ड का, उन्होंने देखा कि हमने 2 एल्विलाइज लिए, एक में स्लाइन फिल किया गया, एक में एयर फिल की गई है। जिसमें एयर फिल की गई है उसमें इंटरफेस था एयर फ्लूइड इंटरफेस, क्योंकि हमने एल्विलाई के बारे में डिस्कस किया था कि जो एल्विलाई होता है वो इस तरह का होता है, इसमें एक वाटर लाइन मौजूद होती है, ठीक है। फिर जब अगर इसमें एयर भी मौजूद होगी तो क्या हो जाता है, इंटरफेस बन जाए, बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली एयर फिल्ड जो है वो नॉर्मली इंस्पायर भी करेगा, एक्सपायर भी करेगा। लेकिन अगर आप किसी एल्वियोलर में सारा सलाइन भर देंगे तो उसका इंटरफेस नहीं मौजूद होगा, ठीक है। वो जो है वो एयर उसमें से वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन हमने इसका इंक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरा फुल सलाइन से कर दिया, कोई इंटरफेस इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इंटरफेस जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो गया, वो कोलैप्स कर गया, ठीक है। अच्छा जी, मुझे आप लोग लिख के बताएंगे इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं, एक्सपिरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं, वेरी क्विकली। इंस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सपिरेटरी मसल्स, इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं जो इन्वॉल्व है इंस्पिरेशन के अंदर, बच्चों लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी जी। जी बच्चों, एनीवन, डायफ्राम, गुड, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स और स्क्लेनी मसल है, डायफ्राम, स्क्लेनी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, सेरेटस और स्टेनोक्लेमास्टोइड, डायफ्राम। अच्छा जी, इंस्पिरेटरी हो गए, गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपायरेशन के अंदर कौन कौन है। बेटा ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल आपने लिखा हुआ है ना, ये तो चलो मसल्स ऑफ उसमें सारे हो गए। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपिरेशन की, क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सपिरेशन कौन करवाएगा, हु इज, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सपायरेशन में कौन हेल्प आउट करता है। फजर इकबाल ने अच्छा आंसर किया है जनाब, सानिया ने भी, वीरा ने भी। अच्छा, हिरा असलम मुझे बता रही हैं कि जी क्वाइट ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकॉस्टल्स करते हैं, एक्सपिरेशन के अंदर नो, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमेशा एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स काम करेंगे, लेकिन जब क्वाइट ब्रीदिंग होगी, जब आप नॉर्मली बैठे एक्सपायर कर रहे हैं, हवा बाहर निकाल रहे हैं, जब आप फोर्सफुल एक्सपायर नहीं कर रहे, उस वक्त सिर्फ जो है वो लंग के रिकॉइल जो है, जो हमने बात की थी, कोलेजन और इलास्टिन हैं, वो काम करेंगे, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड व्हेन द इंस्पिरेशन इज हेल्ड, तो इंस्पिरेशन में कौन कौन से सारे मसल्स आ जाएंगे, स्क्लेनी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड उसके बाद जो है स्क्लेनी आ गया। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं ना एक्सपायरेशन की, तो ड्यूरिंग क्वाइट एक्सपायरेशन वहां पर जो है वो इलास्टिक रिकॉइल्स काम करते हैं, ठीक है। वर्क ऑफ जब हमने इंस्पिरेटरी मसल्स आर ट्रू समीन जोरा,
बट यहाँ पे मसल्स काम नहीं कर रहे, कोई मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल्स और उसके बाद एब्डोमिनल रेक्टस जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात आपने माइंड रिकॉइल जो है लंग के वो एक्सपिरेशन में हेल्प आउट करते हैं, अदरवाइज फोर्सफुल एक्सपिरेशन में मसल्स काम करेंगे और नॉर्मल एक्सपिरेशन में वो मसल काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई है एवरीवन स्टूडेंट्स? बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रिस्पॉन्स दे फजाद हिरा ने भी सवाल किए थे, ये सारे बच्चे थे। अगर आप मजीद बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग ज्यादा अच्छा होगा, एक अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, पता चलेगा कि जी आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। डन एवरीवन? अच्छा जी, इसके अलावा कोई बात ना समझ आई हो प्रेशर्स में? any one of you still not understanding the pressures, the compliance diagram? उम्मीद यही कि आप सबको कल आप लोगों का लेक्चर है इंशाल्लाह डॉक्टर आसमा के साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन का, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक आपको मैं दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।